नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट की ये बेहतरीन क्लास जो है भारत के महत्वपूर्ण त्योहार। इसका मैं आज 5वां पार्ट आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ये जो सीरीज है ये मैंने जम्मू कश्मीर से शुरू की थी और आज मैं गुजरात और मध्य प्रदेश करवाने वाला हूँ। इसी तरीके से पूरे जितने भी भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं लगभग सभी को हम कंप्लीट कवर कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप एग्जाम कोई सा भी देने जा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उन सब पर आज हम अपनी चर्चा को जारी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के मैप में गुजरात जो है वो रेड कलर से दिखाया गया है। ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा है ये गुजरात है पूरा का पूरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फेस्ट तो आज हम बात करते हैं पहले फेस्टिवल की, जो कि नवरात्रि, जो कि गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो नवरात्रि जो है वो भारत के सभी राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो नॉर्थ वाले हैं ज़्यादातर राज्यों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रे यानी कि दुर्गा माँ जो होती हैं उनके 9 दिन अलग अलग रूपों की, 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है। और 10वें दिन उनको पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। और फिर 10वें दिन बहुत सारी प्रतियोगिताएं होते हैं, रोमांचक गीत होते हैं और नए नए लोग कपड़े पहनते हैं। इस दिन खूब बाजार वाजार अच्छे से सजे होते हैं। तो काफ़ी धूमधाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका महत्व गुजरात में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये गुजरात में सबसे अधिक मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इस दिन क्या करते हैं लोग, नवरात्रों में लोग डांडिया करते हैं, गरबा करते हैं जो वहाँ के लोक नृत्य हैं, और ढेर सारी मस्तियाँ भी लोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दूसरे नंबर के फेस्टिवल पर आगे बढ़ते हैं। ये जो उत्सव है ये रण उत्सव कच्छ के महान रण में मनाया जाता है। यानी कि गुजरात में जो रण ऑफ कच्छ है, तो जो कच्छ है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि रेगिस्तान में एक नमक दलदल है। ठीक है, नमक दलदल है और लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें देखो ये आपको रेत दिखाई दे रहा होगा, पूरा रेगिस्तान है ये। और इसमें यहाँ पर देखो छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं और पूरा का पूरा बाजार से सेलिब्रेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रात्रि के टाइम पर ये बहुत ही बढ़िया लगता है। सफ़ेद रेत जो होती है वो आपको ऐसी लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और रेत जो है रात में इतनी ठंडी हो जाती है कि आपको मज़ा आ जाता है पूरा। तो ये जो फेस्टिवल है बेसिकली रेगिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। रेगिस्तान जो होता है, थार वाला जो रेगिस्तान है उसमें जो रण है, रण में सेलिब्रेट किया जाता है। टेंट लगे हुए होते हैं, बाजार सजा हुआ होता है। और वहाँ पर लोग बाग वहाँ की जो पारंपरिक वेशभूषाएं हैं उनको पहनते हैं। और वहाँ पर काफ़ी जो स्वादिष्ट व्यंजन भी बने होते हैं उनका अनुभव करते हैं। कुल मिला के ये जो फेस्टिवल है ये आपको इतना शानदार लगता है कि मज़ा आ जाएगा। अगर कभी गुजरात आपका जाना हो तो इस फेस्टिवल में ज़रूर आप भाग लीजिएगा। मेरा दावा है कि आपको मज़ा आ जाएगा, मैं खुद इसमें जाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले उत्सव की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला आपका त्योहार है उत्तरायण। ये भी त्योहार गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये कुछ उड़ती हुई पतंग दिखाई दे रही हैं, कुछ झंडे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये उत्तरायण, या जिसे आमतौर पर पतंग महोत्सव के रूप में जाना जाता है, ये भी कहाँ का है, एक गुजरात का फेस्टिवल है। उत्तरायण में आपको क्या दिखता है, पतंग उड़ाने का एक त्योहार है। बच्चे बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं, उड़ाते हैं पतंग को, पूरी मौज मस्ती करते हैं। पतंगों को काटना भी सेलिब्रेट है इसमें, है ना। तो लंबे लंबे समय तक ये लगभग काफ़ी दिनों तक ये फेस्टिवल जो है वो चलता है। जब सर्दी जो है वो गर्मियों में बदल जाती हैं तो उस दिन को चिन्हित करने के लिए बेसिकली ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली किसानों के लिए एक संकेत है कि फसल का जो मौसम है वो नई फसल का मौसम आने वाला है। पहले जब कैलेंडर वगैरह नहीं होते थे तो मतलब जब सर्दियाँ गर्मी में कन्वर्ट हो जाती थी, तो तब किसानों को पता चल जाता था कि हाँ भाई अब फसल को चेंज करने का समय आ चुका है। तो इस तरीके से लोग बाग अंदाजा लगाया करते थे। तो इस दिन क्या करते हैं कि एक पुरानी जो
सर्दियों वाली फसल है वो कट जाती है और उसके बाद आपको एक नई फसल लगानी होती है। तो नई फसल की खुशियाँ मनाने के लिए ये फेस्टिवल जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा जानकारी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, फेस्टिवल से और आपके जो डांसेज़ होते हैं, लोक नृत्य होते हैं या फिर क्लासिकल डांसेज़ होते हैं, उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात की राजधानी क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे फेस्टिवल की तरफ, जिसका नाम है सामलाजी मेलो। क्या नाम है? सामलाजी मेलो। ये भी गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए कितनी भारी भीड़ है इस मेले में, कितनी भारी भीड़ लग रही है। आप देख सकते हैं कि कितना पॉपुलर मेला होने वाला है ये। बात करते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी की कि सामलाजी मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति गीत गाते हैं, पैदल या फिर ऊंट गाड़ी से यहाँ पर पहुंचते हैं। जो ये है पवित्र जो आपके प्रतीकों वाले बैनर जो होते हैं उनको लेकर हाथों में जो जाते हैं लोग हैं, और एक हंसमुख मूड जो है वो सेट करता है बिल्कुल। मतलब जब हाथ में झंडे वगैरह लेकर जाते हैं लोग, भारी भीड़ में जयकारा लगाते हुए जाते हैं जब, तो काफी शानदार और हंसमुख नज़ारा होता है। तो वे देवता की अपने वहाँ पे जो उनके देवता हैं उनकी पूजा करते हैं और जो मेसो नदी का पवित्र जल है उसमें स्नान करते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है कुंभ का मेला लगता है और कुंभ के मेले में हम क्या करते हैं, सब लोग गंगा नदी में स्नान करने के बाद फिर पूजा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही वहाँ से मेसो नदी का पवित्र जल में स्नान करने के बाद अपने देवता की पूजा करते हैं। और मेला जो है ये काफ़ी चांदी के बर्तन, कपड़े, आभूषणों व्यापार के लिए एक बाजार वहाँ पर सजा होता है। तो ये सामलाजी मेलों का गुजरात का काफ़ी बड़ा मेला होता है जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। तो आई होप कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पांचवें फेस्टिवल पर। पांचवा फेस्टिवल है वोढ़ा मेला, गुजरात। वोढ़ा मेला, देखिए पशुओं को दिख रहा होगा आपको, लगभग पशु, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इमेज से आपको याद होगा। वोढ़ा मेला, वोढ़ा मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी आप छोटे छोटे ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि क्या क्या, कैसा ये फेस्टिवल है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वथुआ मेला जो है ये एक पशु व्यापार का एक उत्सव है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है कि यह त्योहार जो है स्थानीय लोगों के लिए दिवाली जैसा है। देखिए वैसे तो एक पशु मेला है लेकिन यहाँ के लोग इसे दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये बड़ा सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है। क्या? क्योंकि ये जो है बेसिकली यहाँ पर लोग खरीदार जो होते हैं, सभी लोग अपने जो पालतू पशु होते हैं उनको बेचने के लिए जाते हैं और कुछ नए नए खरीदार उनको खरीदने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर जो बेसिकली जो पशु आते हैं वो गधे और ऊंट जो हैं उनके ज़्यादा, उनका जो खरीदारी होती है वहाँ पर। और उनको बहुत सारे फैंसी फैंसी कपड़े भी पहनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक गधा जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको कैसे सजा वजा रखा है। तो काफ़ी बढ़िया और जुनून के साथ इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। और यह स्थान विक्रेताओं, उनके जानवरों के साथ जीवन से भरा होता है। सभी सजे हुए होते हैं, उत्सव का केंद्र होता है। आपको खरीदारी करने के लिए स्थानीय भोजन स्टॉल या हस्तकला स्टॉल भी मिलेंगे। और नदी में दिए जलाए जाने के गवाह के रूप में सूर्य के नीचे जाने की प्रतिज्ञा करते हैं लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेला है ये एक पशु मेला है जो वहाँ के लोग एज ए दीपावली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अपने पशु जो होते हैं, बेसिकली दो तरह के पशु जो मैंने आपको बताया, एक तो गधा और एक ऊँट, इनको बेसिकली ये सेलिब्रेट करते हैं, उनको सेल करते हैं। लोग खरीदने आते हैं उनको, कुछ लोग बेचने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मेला वहाँ पर लगता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं छठे फेस्टिवल की, जो कि है रथ यात्रा। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें देखिए एक रथ है बेसिकली, और रथ में कोई भगवान की तस्वीर रखी हुई है और सभी लोग उस यात्रा में शामिल हैं। बेसिकली इस रथ यात्रा में क्या होता है कि ये रथ यात्रा पूरे शहर में को होकर गुजरती है। और इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलवान और उनकी बहन सुभद्रा की 3 मूर्तियों के साथ 3 छोटे-छोटे रथ होते हैं, जिन्हें लोग, भक्त जो होते हैं, वो आगे की तरफ खींचते हैं और पूरे शहर में को उनको क्या करते हैं? घुमाते हैं, ठीक है। तो इस दिन इस यात्रा में काफ़ी भारी मात्रा में लोग शामिल होते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आता है, रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है, यह यात्रा कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? तो आपका ऑप्शन में अगर पुरी उड़ीसा लिखा हुआ है,
पुरी उड़ीसा। तो इसका आंसर पुरी उड़ीसा आपको टिक करना है। लेकिन पुरी उड़ीसा अगर नहीं है तब आपको गुजरात सेलिब्रेट पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है बेसिकली पुरी उड़ीसा का एक फेस्टिवल है, जो कि जगन्नाथपुरी का आपने नाम सुना होगा। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, वहां पर उनकी बहन सुभद्रा, उनके भाई बलवान की, उनके भाई बलराम की जो है वो तीनों की तस्वीरों के साथ रथ यात्रा निकलती है। लेकिन ये फेस्टिवल गुजरात में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसका विशेष जो महत्व है वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा से है। तो अगर कभी आपके ऑप्शन में जगन्नाथपुरी ना मिला तब आपके ऑप्शन गुजरात सही होगा। अगर आप देखिए, आधी अधूरी जानकारी आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि रथ यात्रा कहाँ निकलती है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गुजरात में भी आता है। अगर एग्जामिनर ने कल को जगन्नाथपुरी ऑप्शन में ना देके सिर्फ गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल दे दिया, तब आपका आंसर गुजरात होगा। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी सटीक होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है मोढेरा नृत्य महोत्सव, जो भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में। आप इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मोढेरा एक स्टेडियम भी खुला था गुजरात में, जो कि काफी बड़ा, भारत का सबसे बड़ा था और शायद एशिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम था। वो आप इंटरनेट पर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसका नाम शुरू में रखा गया था मोढेरा स्टेडियम, बाद में उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। तो ये मोढेरा जो है, ये मोढेरा नृत्य महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये फेस्टिवल जो है गुजरात की कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति के उत्सव के बारे में आपको बताता है, जो कि सोलंकी युग में स्वर्ण युग को दर्शाता है। यानी कि सोलंकी का जो युग था उसमें जो संगीत, नृत्य और संस्कृति थी वहां पर उस टाइम की, वो नृत्य के माध्यम से ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, और इस कार्यक्रम में दिखाए गए गुजरात के अनूठे पारंपरिक नृत्य रूप आपको अतीत में वापस ले जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सोलंकी युग का जो समय था उस नृत्य के माध्यम से उसको दिखाया जाता है। तो अतीत में ये लोग आपस आपको लेकर जाते हैं, और ये काफी अच्छा भी लगता है जब आप हिस्ट्री को आप नृत्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस त्योहार पर जाने के हिस्से के रूप में आप भव्य सूर्य मंदिर को भी देख सकते हैं, कि वहाँ गुजरात में एक मोढेरा में जो भव्य सूर्य मंदिर है उसको भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं अभी तक बने हुए हैं हमारे साथ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी मेहनत से और वीडियो बनाते रहें। ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का मतलब है कि हमें पता चलता है कि लोग हमें प्यार कर रहे हैं और अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले फेस्टिवल की। अब हम पहुंच चुके हैं 8वें त्योहार पर, जिसका नाम है भाद्र पूर्णिमा। ये भी गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं भक्तगण काफी फोटोज वगैरह ले रहे हैं और मंदिर काफी अच्छी सजा हुआ है। ये जो है भाद्र पूर्णिमा, ये बेसिकली भगवान शिव को समर्पित है। और भवनाथ महादेव मेला एक गुजराती उत्सव है, जो कि फरवरी में महाशिवरात्रि के दौरान 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, मेले में जुड़े कार्यक्रम बहुत ही रंगीन होते हैं, जो भव्य रूप से सजाए गए एक हाथी एक आम दृश्य है। क्या कहा गया है कि मेले से जुड़े कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा रंगीन होते हैं और भव्य रूप से सजाए गए हाथी एक आम दृश्य है। आम दृश्य का मतलब क्या है कि हाथियों को सजाया जाता है और वो आपको सजे हुए हाथी देखने को काफी मिलते हैं इस मेले में। तो इस मेले के दौरान आयोजकों द्वारा आंगुतज्ञों को मुफ्त भोजन परोसा जाता है। आंगुतज्ञ वहाँ के जो कुछ लोग होते होंगे स्पेशल, उनको फ्री में कुछ मुफ्त भोजन दिया जाता है। विशेष स्टॉल, मूर्तियां अयोध्या और मथुरा की साड़ियों, पीतल, तांबे, बर्तन, मिठाइयाँ, फल आदि बेचते हैं। यानी कि बेसिकली वहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ बेची जाती हैं, साड़ियाँ, पीतल और तांबे के बर्तन, मिठाइयाँ और फल बिकते हैं। नृत्य होता है, संगीत होता है, और गुजरात में सबसे अधिक सेलिब्रेट किए जाने वाले त्योहारों में से ये एक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाद्र पूर्णिमा जो है भगवान शिव को समर्पित भवनाथ महादेव का एक ही मेला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 9वें फेस्टिवल की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश पर। गुजरात के हमने 8 सबसे खास फेस्टिवल के बारे में पढ़ा अभी, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की।
आप मैप में देख सकते हैं रेड कलर से आपको मध्य प्रदेश का नक्शा दिखाया गया है। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स की। तो हम पहुंच चुके हैं 9वें फेस्टिवल पर, जो कि इस वीडियो का 9वां फेस्टिवल है और मध्य प्रदेश का पहला फेस्टिवल है, जिसका नाम है लोक रंग महोत्सव। ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने मध्य प्रदेश की कुछ पारंपरिक वेशभूषा है वो पहनी हुई है, और पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, लोक रंग लिखा हुआ है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पारंपरिक वेशभूषा पहन के जो नृत्य वगैरह होते हैं वो उस जगह की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या नाम, लोक रंग, ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें सभी नृत्य अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और लोक संगीत के साथ अपने कदम मिलाते हैं। देखिए सभी राज्य जो होते हैं वो अपने अपने यहाँ के कल्चर को बढ़ावा देते हैं। तो बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें वहाँ की कला संस्कृति और उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको पहनकर कुछ नृत्य किए जाते हैं जो वहाँ के लोक नृत्य हैं, और वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सब किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं क्या कि त्योहार के दौरान मंच जो है वो लोक नृत्य, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था आपसे, संगीत और जातीय नृत्यों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाए गए पंखों, हस्तलिपि के सुंदर संग्रह को भी देखा जा सकता है। यानी कि जो वहाँ के हाथ हैंडमेड जो चीजें होती हैं, जिनको हैंडलूम्स बोलते हैं, हैंडलूम की जो चीजें होती हैं उनको भी वहाँ आप देख सकते हैं। इसलिए विदेशी पर्यटक और हमारे अलग अलग राज्यों के पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है, जाते हैं। वहाँ के हर राज्य के अपने अलग वेशभूषा होती है, उनके वहाँ की जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो सबका अपना विशेष महत्व होता है। तो हर जगह पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर स्टेट में, जो वहाँ की संस्कृति को और वहाँ के जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे सके। तो इस त्योहार का जो वास्तविक जो मकसद है वो क्या है, भू राजनीतिक सीमांकन को मिटाना, कि यानी कि जो राजनीति आपस में जो मनमुटाव होते हैं उनको खत्म करना, और भारत को एक एकीकृत संपूर्ण बनाना, और वर्षों पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करना। यानी कि भारत को एक करना, यूनिटी लाना भारत में, उसके लिए बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो लोक रंग उत्सव का जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा किया जाता है। यानी कि जो जो फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी जो होती है उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अगले फेस्टिवल की। तो बात करते हैं अगले फेस्टिवल खजुराहो महोत्सव की, जो कि मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देख सकते हैं आप इमेज में क्या, कि ये फेस्टिवल जो है वो बेसिकली डांसेस को फेमस है, डांसेस के लिए फेमस है। लोक नृत्य यहाँ पर काफी किए जाते हैं, अलग अलग लोक नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं इनके पीछे कुछ मंदिर बने हुए हैं। देखिए साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली पर आधारित होते हैं, तो आप देख सकते हैं मंदिर की जो कला है वहाँ पर, वो काफी अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो कुछ अतिरिक्त जानकारी की, कि मध्य प्रदेश का मध्य का जो नाम है वो नृत्य और संगीत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफी संगीत, काफी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये जो खजुराहो का महोत्सव है ये लगभग 1 हफ्ते तक चलता है, जिसमें अलग अलग नृत्य को अभिव्यक्त किया जाता है या आपके सामने प्रकट किया जाता है। तो जो चित्रगुप्त, वहां पर 2 मंदिर हैं जिनका नाम है, एक का नाम है चित्रगुप्त और विश्वनाथ मंदिर। इनके ठीक सामने खुली हवा में सभी लोग नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, और इस 1 हफ्ता तक चलने वाले नृत्य के महोत्सव में अलग अलग नृत्य जो हैं वो किए जाते हैं, जैसे कि कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली। ये जो कलाएं हैं, नृत्य की जो कला है, इनका शानदार प्रदर्शन आपको वहां पर देखने को मिलता है। और इस दौरान जो मंदिर है वो एक तारे की तरह चमकता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको आई होप के अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हम भारत की संस्कृति को देखिए इमेज के थ्रू भी समझ रहे हैं और उसके अतिरिक्त जानकारी के थ्रू भी समझ रहे हैं। आप इसको ऐसे याद करें कि आपने खुजा रहे थे, आप कहाँ पर, मध्य में खुजा रहे थे, कहाँ पर, मध्य में, है ना। इस ट्रिक से आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मालवा उत्सव, माफ कीजिएगा, अगला त्योहार है मालवा उत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इमेज, सबकी इमेज में इसीलिए लगाता हूं ताकि इमेज से आपको अच्छे तरीके से चीजें रिलेट हो सकें। देखिए ये भी एक, वहाँ काफी पारंपरिक वेशभूषाएं पहनी हुई हैं वहाँ की, और मालवा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसकी अतिरिक्त जानकारी से और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मालवा जो उत्सव है वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े शानदार आयोजनों में से एक है। नृत्य और संगीत का प्रदर्शन इस उत्सव का
एक अभिन्न अंग है, यानी कि नृत्य और संगीत जो है वहां पर दोनों किए जाते हैं। कला, संगीत, नृत्य, नाटक संस्कृति के इस शानदार उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कलाकार जो हैं इंदौर और उज्जैन में आते हैं। ठीक है, और कोई यह भी कह सकता है कि इस त्योहार संस्कृति और नृत्य का भंडार है, यानी कि जो त्योहार है ये वहाँ की संस्कृति और नृत्य का एक रूप से भंडार है। इस त्योहार में विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का समृद्ध सम्मेलन और एक शानदार समायोजन देखने को मिलता है, कि यानी कि भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न नृत्य एक साथ आपको इस फेस्टिवल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा त्योहार जो है वो कला और शिल्प सामग्री का प्रदर्शन करता है। इस मेले में लजीज व्यंजनों का लुफ्त भी आप उठा सकते हैं। ठीक है जी, कि शिल्प, कला और शिल्प यानी कि जो अपनी हैंडमेड जो चीजें हैं वो भी आपको इस फेस्टिवल में देखने को मिलती हैं। आप उनकी खरीदारी कर सकते हैं वहाँ की, और इसमें आपको वहाँ के जो परंपरागत जो भोजन है, अच्छे अच्छे व्यंजन है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। आप उनका भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मालवा उत्सव के बारे में पता चल गया होगा। मालवा उत्सव यानी कि माल पानी का उत्सव, वहाँ के परंपरागत माल जो है, जो राशन है, आपको व्यंजन है वो खाने को मिलेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने माल खाया, कैसे है, मध्य मध्य, माल खाया मध्यम मध्यम है, थोड़ा थोड़ा करके आपने माल खाया। ऐसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप अपनी भी ट्रिक बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले उत्सव की, जो कि है नागाजी मेला, जो कि मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए काफी हिंडोले वगैरह लगे हुए हैं जिस पर सभी बच्चे वगैरह जो है वो झूल रहे होंगे, बड़े भी झूल रहे होंगे, और दुकानें लगी हुई हैं, काफी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये तो हमने इमेज से समझा। अब बात करते हैं लिखे हुए अतिरिक्त जानकारी की। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में मनाए जाने वाला नागाजी का मेला महान संत संत नागाजी को याद करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि नागाजी मेला एक संत जो नागाजी हुए थे उनको याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। करीब 400 साल पहले मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में रहने वाले इस मेले के जरिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, कि अकबर के शासनकाल में जो संत थे नागाजी वो रहते थे, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए मेला जो है वो लगभग 400 साल से अब तक सेलिब्रेट किया जाता है। 400 साल पहले लगभग वो उनके दरबार में थे। पहले त्योहारों के दौरान बंदरों का व्यापार होता था, और आजकल केवल घरेलू पशुओं का व्यापार होता है। देखिए बंदरों का व्यापार करने पे तो सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन आप घरेलू व्यापार जो है, घरेलू पशुओं का व्यापार इस फेस्टिवल में कर सकते हैं। त्योहार के दौरान व्यापार के अलावा कई सांस्कृतिक और परंपरागत कार्यक्रम भी होते हैं, और आदिवासी समूह द्वारा संगीत में प्रदर्शन के उत्सव का आकर्षण है। यानी कि आदिवासी समुदाय जो है वो यहाँ पर अपना संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो आई होप कि नागाजी मेले की जानकारी आपको पूरी मिल चुकी होगी। तो चलते हैं अगले फेस्टिवल की तरफ। अगला फेस्टिवल है पंचमढ़ी उत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भी काफी नृत्य वगैरह होते हैं और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अतिरिक्त जानकारी हम जान लेते हैं क्या है, कि पंचमढ़ी उत्सव दिसंबर के प्रत्येक अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यानी कि जब भी दिसंबर आता है उसका जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें ये पंचमढ़ी उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन, कार्यशाला और प्रदर्शनी के साथ मध्य प्रदेश और पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर पूरे भारत की जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं, यानी कि नृत्य है, संस्कृति है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है 5 दिनों के लिए चलता है। हर शाम एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। यानी कि हर शाम जब होती है वहाँ की संस्कृति का एक विशेष जो है वो प्रोग्राम वहाँ पर होता है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार शामिल होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय कलाकार भी और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी दोनों इसमें शामिल होते हैं। त्योहार के अंदर कई स्टॉल भी लगते हैं जो कि स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं आपको। प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शनी की जाने वाली चीजें जैसे कालीन, बांस, पोशाक सामग्री, विशेष रूप से स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। यानी कि वहां पर कुछ स्टॉल्स लगते हैं। स्टॉल का मतलब कुछ दुकानें लगती हैं जिस पर वहाँ के जो परंपरागत चीजें होती हैं जो वहाँ के लोग बनाते हैं, जैसे कालीन हो गया, बांस हो गया, पोशाक हो गई, मतलब कपड़े लत्ते हो गए जो वहाँ के वेशभूषा हैं, वो भी आप वहाँ से खरीद कर ला सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की यात्रा के लिए अगर आप योजना बनाएं तो इस उत्सव के सारे आनंद जरूर लेकर जाएं।
तो यानी कि अगर आप कोई मध्य प्रदेश में जा रहे हो और वहाँ पर कोई उत्सव सेलिब्रेट हो रहा हो तो आप वहाँ पर रुकें और उत्सव को सेलिब्रेट करें। एक उत्सव पूरे मध्य प्रदेश की संस्कृति आपको बता देगा, उसकी कला बता देगा, वहाँ के लोगों का रहना-सहना क्या है, वो सब कुछ आपको बता देगा। आपको पूरा मध्य प्रदेश घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप फेस्टिवल में सेलिब्रेट होकर भी पूरे मध्य प्रदेश को जान सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, चलते हैं 14वें नंबर फेस्टिवल की तरफ, तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश। जी हाँ, आप देख सकते हैं अगर तानसेन क्या थे, एक महान संगीतज्ञ थे, ठीक है? तो ये उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेस्टिवल है। यदि भारत आने वाले यदि भारत आने का एकमात्र उद्देश्य केवल शास्त्रीय और लोक संगीत की कुछ भावपूर्ण लय सुनना है, तो तानसेन संगीत समारोह एक अद्भुत मंच है। यानी कि अगर आप विदेश में रहते हैं और विदेश से आप भारत में घूमने आना चाहते हैं और सिर्फ अगर आप संगीत के शौकीन हैं और संगीत के पर्पज से आप भारत में आ रहे हैं, तो आपको इस फेस्टिवल को ज़रूर ही भाग लेना चाहिए इस फेस्टिवल में। यह त्योहार जो है भारत का सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ संगीत समारोह है। महान संगीत उस्ताद तानसेन को श्रद्धांजलि दी जाती है इस फेस्टिवल के माध्यम से और संगीत के दिग्गज तानसेन जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और लोक संगीत को वाकपटु रागों की रचना करके एक नए स्तर तक ले गए। जो महान संगीतज्ञ तानसेन थे जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, वो संगीत के जो ये लोक संगीत था ये उसको एक काफ़ी ऊँचे स्तर पर लेकर गए, एक नए स्तर पर उसको लेके गए हैं, ठीक है? और इस उत्सव के दौरान संगीतकार तानसेन के मकबरे के नीचे लोग इकट्ठा होते हैं और 4 दिन तक संगीतमय प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं उनकी याद में। यह उत्सव नए लोगों के लिए दुनिया के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एक अद्भुत मंच का रूप है। यानी कि एक आप अगर आप में एक अच्छी कला है, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं संगीत का, आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट है संगीत के क्षेत्र में और आपको कोई मंच नहीं मिल रहा है अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, तो आप इस संगीत समारोह में जाकर भाग ले सकते हैं, जहाँ पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के लोग मिलेंगे और उनके सामने आप अपना प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मंच साबित होने वाला है जो लोग संगीत के प्रेमी हैं और जिनकी अंदर संगीत की एक कला है। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगले फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। अगला है तेजाजी का मेला, जो कि मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है और ये इस वीडियो का आखिरी फेस्टिवल है। तेजाजी का जो मेला है मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। आप तेजाजी की तस्वीर देख सकते हैं। बेसिकली एक तेजाजी जो हैं एक वो राजा के बेटे थे, जिनको राजा के बेटे थे फिर बाद में खुद भी राजा बने। तो कुंवर तेजाजी जो हैं वो भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। देखिए इनको जो है भगवान शिव का कौन सा अवतार माना जाता है, 11वां अवतार माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। और उनका जन्म नागवंशी जाट घराने में हुआ था। किसका? तेजाजी का। वीर तेजा या फिर सत्यवादी वीर तेजाजी एक राजस्थानी लोक देवता है। कहाँ के? राजस्थान के बेसिकली एक लोक देवता हैं। उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना गया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में इनकी काफ़ी पूजा की जाती है। तो आई होप कि आपको जितने भी फेस्टिवल मैंने कराए हैं उनको आपको अच्छा लगा होगा। आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे आप इसकी भी ट्रिक बना सकते हैं कि ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है, मध्यम दर्जे के इंसान रहो। क्या? कि ना तो ज़्यादा स्लो रहो, ना ज़्यादा तेज, आप कैसे रहो? मध्य मध्य लोग रहो, बिल्कुल मध्यम दर्जे वाले। तो तेजा जी का तेज और मध्य है, तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इसको। आपको ये एग्ज़ाम में याद आ जाएगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। ऐसी ट्रिक से आप याद करते हुए चलें, चीज़ें आपको याद आती चली जाएँगी एग्ज़ाम में। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस तरीके से मैं आपको ये वीडियो बना के देता हूँ, फ़ोटोज़ भी देता हूँ, अतिरिक्त जानकारी भी देता हूँ, तो इस तरीके से जानकारी लेना आपको कैसा लगता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो इस तरह का डिज़ाइन मैं आपके लिए करता हूँ वीडियो का, वो आपको कितना पसंद आता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।